नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम इडियम से जुड़े हुए 15 MCQs को करेंगे जो कि आपके रियल एग्जामिनेशन के जैसा है। आपको करना क्या है, आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है और हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है, जिससे कि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस चाहे एसएससी सीजीएल का मेंस हो या फिर आपका केवीएस एग्जामिनेशन हो, इन सबों में आपको बेनिफिट मिल सके। क्लियर है? और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद विकास झा, वहां से आपको ये मिल जाएगा। कहता है द न्यूज केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब क्या करना है यहाँ पे, ये जो आप देखेंगे डिफरेंट कलर में इसे जो लिखा गया है अपार्ट फ्रॉम द रेड वन, इसका क्या करना है, इसके मीनिंग को आपको ढूंढना है थ्रू ऑल दीज ऑल्टरनेटिव्स। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो अचानक से आया है और अनएक्सपेक्टेड है, मतलब समथिंग दैट इज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। इस सेंस में हम क्या करते हैं, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इडियम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात देखेंगे आपके ऑप्शंस में ए प्लान्ड इवेंट जो कि इसके एंटोनिम के रूप में काम करता है। अब याद रखना है, आपको देखेंगे कि एग्जामिनेशन में यहां ब्रैकेट में लिख देगा कि इटैलिसाइज्ड या फिर अंडरलाइंड जो हमारा इडियम है इसका सिनोनिम या एंटोनिम बताना है। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप अपने ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ये जितने भी अभी आप करने जा रहे हैं 15, ये सारे के सारे आपके सिनोनिम बेस्ड हैं। ये क्लियरली समझ लें इसको पहले। अर्थात देखेंगे ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा और ये ग्रेजुअल चेंज भी जो है जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है उसकी बात कर रहा है, जबकि ये देखेंगे सडन चेंज की बात कर रहा है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द इडियम ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्लियर है? हर एक एमसीक्यू के बाद देखेंगे कि उस पर्टिकुलर इडियम का मीनिंग दिया गया है ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में मदद मिल सके। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड फॉरगिव हिम। कहता है ही हैड ए चेंज ऑफ हार्ट। चेंज का मतलब है परिवर्तन से, और हृदय से मतलब है हृदय परिवर्तन, मतलब उसके विचारों में परिवर्तन आया। तो इसका मतलब हो जाएगा विचार में परिवर्तन। ठीक है ना, कि आपका माइंड जो था ना, जो पहले किसी चीज को लेकर के एक फिक्स था, अब उसमें परिवर्तन देखने को मिला है, मतलब उसके विचार परिवर्तित हुए और उसने उसे माफ कर दिया। फॉरगिव मतलब होता है माफ करना। ठीक है ना। अब देखेंगे हार्ट डिजीज होता है, नहीं, हार्ट लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट डिजीज है ये। क्लियर है? देखेंगे चेंज इन ओपिनियन, यस दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इट डजंट शो एनी काइंड ऑफ फियर और एंगर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द टेस्ट वॉज अ केक वॉक फॉर हर। अब कहता है कि यह जो टेस्ट है, ये जांच परीक्षा जो थी, इसके बारे में बताया गया कि एक केक वॉक। तो केक वॉक का मतलब होता है दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी इजी। ठीक है ना। तो इजी चीज के लिए हम क्या करते हैं, केक वॉक जैसे इडियम का प्रयोग करते हैं, एंड व्हिच इज इन योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अर्थात हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही बिहेव्स लाइक ए बुल इन ए चाइना शॉप। ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही रिपीटेडली इसे पूछा गया है कि ए बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब क्या होता है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, अगर आप किसी बुल को किसी शॉप में छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, एक चीज तो तय है ना कि वो पूरा तहस नहस कर देगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या केयरफुल पर्सन, नॉट एट ऑल। क्या क्लमजी पर्सन, यस ऑफ कोर्स, इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस इडियम क्लमजी पर्सन। क्लियर है? कहता है पोलाइट पर्सन होगा, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि पोलाइटनेस की बात करते हैं यहां पे हम, टॉलरेंस की बात करते हैं यहां हम, पेशेंस की बात करते हैं, और कोई बुल तो क्या कर देगा, मार्केट में उठापटक मचा देगा। क्लियर है? ये ध्यान देना है। इसके लिए आप एक यूज कर सकते हैं हिंदी में, जैसे नहीं बोलते बंदर के हाथ में नारियल, क्या है, या कोई ऐसा जो अनारी हो, अनारी व्यक्ति हो, इसके लिए हम इस फ्रेज का, इस इडियम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है मनी बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन। कहता है मनी जो है जिसकी हम बात करते हैं, ये सभी तो विवादों का जड़ ही होता है। आप देखेंगे कि आपके कितने भी मधुर रिश्ते किसी से क्यों ना हो, लेकिन बीच में अगर पैसा आ जाता है ना तो उसमें खटास आ जाता है उस रिश्ते में। तो कहते हैं मनी जो है ना, ये एक कारण बना किस चीज का, ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है, इसके लिए आप दूसरे प्रकार के इडियम का प्रयोग कर सकते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड।
मतलब झगड़े का जड़, ठीक है ना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और हम देखेंगे डिस्कॉर्ड हो गया हमारा, इसके लिए हम उपयुक्त जो अल्टरनेटिव है डिस्प्यूट का प्रयोग करेंगे। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लालच बुरी बला है, इसके कारण हम देख रहे हैं बहुत सारे अच्छे रिश्तों में दरार आ जाता है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फेलियर प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। कहता है कि फेलियर जो है ना वो एक क्या प्रूव हुआ, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अच्छा बताइए ये शब्द आपको क्या लग रहा है। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, डिसगाइज का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज जो रियल वेस में नहीं है। मतलब आपने पढ़ा होगा बहुत सारे ड्रामा में कि डिसगाइज का यूज किया जाता है, लड़का लड़की बन के आ रहा है, लड़की लड़का बन के आ रहा है, मतलब छलिया का छद्म वेश जिसे बोलते हैं। मतलब क्या कि दुख के वेश में सुख का आगमन। बात समझ रहे हैं। आपको लगा कि ये मेरे लिए तो एक श्राप जैसा है, लेकिन वो वास्तव में क्या आपके लिए प्रूव हो रहा है, एक बून के रूप में प्रूव हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हिडन बेनिफिट का प्रयोग करेंगे, दैट इज इन योर ऑप्शन नंबर बी। कर्स इसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा, लॉस भी, पनिशमेंट भी। क्लियर है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है हमारा द फेयर इज अ बिग ड्रॉ। अब कहता है यहां पे ए बिग ड्रॉ का मतलब क्या है, ठीक है ना। बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कोई चीज जो एक अट्रैक्शन का कारण है, कोई चीज जो चर्चा का विषय है, जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं, मतलब वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, दैट इज अ बिग ड्रॉ। इट डजंट मीन फेलियर, इट सिंपली मीन्स अट्रैक्शन। क्लियर है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है फ्रॉम ए बर्ड्स आई व्यू द सिटी लुक्ड स्मॉल। अब क्या करना है आपको इसमें, इडियम ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब बताना है। सबसे पहले देखेंगे कि बर्ड है क्या। बर्ड चिड़िया को बोलते हैं, और चिड़िया की आंखों से आप नजारा देख रहे हो। तो चिड़िया का कहां काम है, उड़ना, तो आकाश में। तो आकाश में जब वो उड़ रही है ना, तो देख रही है सिटी को, तो पता लग रहा है कि सिटी काफी स्मॉल है। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं हिंदी में विहंगम दृश्य। विहंगम दृश्य का मतलब क्या होता है कि जब आप बड़ी ऊंचाई से एक विस्तृत जो दृश्य देख रहे हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इडियम ए बर्ड्स आई व्यू का प्रयोग करते हैं। आज देखते होंगे आजकल कि ड्रोन से पिक्चर लिया जा रहा है, तो उस ड्रोन से जो पिक्चर लिया जा रहा है नीचे की खूबसूरती की, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, ए बर्ड्स आई व्यू। क्लियर है, आई होप आप समझ गए होंगे। और जैसे ऊपर की बात हो रही है तो साइड का प्रयोग नहीं होगा, क्लोज का नहीं होगा, किसका होगा, टॉप व्यू का। ऊपर से नीचे की तस्वीर को ली जा रही है, उसे देखा जा रहा है, उस पर नजरें जमाई जा रही हैं। क्लियर है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द पॉलिसी फॉलोज ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अब आपको बताना है कि ये पॉलिसी जो है किस चीज का पालन करती है, तो कहता है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट का मतलब क्या है, कैरेट आप किसी को देते हैं खाने के लिए तो प्रसन्नता होगी उसे, है ना। और लेकिन जब आप स्टिक देंगे तो क्या वो खुश होगा, कतई खुश नहीं होगा। क्लियर है ना, अर्थात क्या है, इसे आप हिंदी में बोलते हैं शाम दाम दंड भेद। समझ में आई बात, मतलब जैसी स्थिति है उसके अनुसार आप पॉलिसी को अपनाते हो, ठीक है ना। कभी भी गीत गा करके, अनुनय विनय करके, तो साम का मतलब ही होता है सामवेद, जानते होंगे ना, जहां पे गीत की बात की जा रही है, अनुनय विनय की बात की जा रही है, आग्रह की बात की जा रही है, ठीक है ना। और स्टिक में दाम दंड, दंडित करना, ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम हिंदी प्रयोग में लाते हैं मुहावरा साम दाम दंड भेद। क्लियर है, तो यहां पे सिर्फ रिवॉर्ड की बात नहीं होगी, रिवॉर्ड तो यहां है, साथ ही साथ पनिशमेंट की भी बात की जा रही है। ओनली पनिशमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं रिवॉर्ड की भी बात की जा रही है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है, जो कन्वे करता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बोथ की, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज द ब्लू आइड बॉय ऑफ द बॉस। कहता है वह जो है अपने बॉस का ब्लू आइड बॉय है। इसका मतलब क्या है, ब्लू आइड का मतलब होता है आंखों का तारा, प्यारा, फेवरेट, ये ध्यान रखना है। और इसके लिए हम जानते हैं एक और फ्रेज, एप्पल ऑफ वंस आई। क्लियर है ना, वंस का मतलब है यहां पे आप जिस भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करें, जैसे ही इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, ये ध्यान रखना है आपको। वंस मतलब कोई, इस सेंस में इसका प्रयोग किया गया है।
क्लियर है, मतलब प्यारा होना, फेवरेट होना। तो देखेंगे इग्नोर्ड नहीं होगा, फेवर्ड, यस इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, देखेंगे नेक्स्ट की ओर, कहता है ही इज गोइंग थ्रू अ बैड पैच, कहता है कि वह बैड पैच से गुजर रहा है। सबसे पहली बात है कि बैड तो कतई पॉजिटिव सेंस में प्रयुक्त नहीं होगा, क्लियर है, अर्थात क्या है, गुड टाइम तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। अगर आप एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग करते हैं ना, तो कमोवेश आप खास करके इडियम्स में बहुत हद तक अपने आंसर के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। डिफिकल्ट पीरियड ऑब्वियसली जो हमारा जो बैड पैच होता है, लीन पैच होता है, ये डिफाइन करता है हमारे संघर्ष के दिनों को, ठीक है ना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट कहता है द ऑफिस वॉज अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। अब देखेंगे कि बी क्या होता है, बी हम बोलते हैं मधुमक्खी को, और मधुमक्खी जब एक ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है ना, और जिस जगह घर बना के रहते हैं उस छत्ते को हम क्या बोलते हैं, हाइव बोलते हैं। आपको यह बताना है कि बी का जो है कलेक्टिव नाउन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब बताएंगे जब सारे के सारे बी जो है ना अपने घर में हो, तो वो स्थिति कैसी होगी, क्या वो साइलेंट होगा या फिर वो काफी बिजी होगा, डेंजरस होगा या डर्टी होगा, ये आपको बताना है। सोचिए और बताइए कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे जब हम बात करते हैं बी हाइव की, तो अगर हम देख रहे हैं वो अपने घरों में अगर हैं तो वे काफी बिजी होते हैं। क्यों बिजी होते हैं, तो देखेंगे दूसरे जगह से पराग को लेके आते हैं और मधु तैयार करते हैं, मधु मतलब शहद, ठीक है ना, तैयार करते थे, मींस दे आर वेरी बिजी, दैट्स व्हाई योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कहता है जीवन जो है ना बेड ऑफ रोजेस नहीं है। अब देखेंगे कि रोज की बात कर रहे हैं तो रोज तो बड़ा लग्जूरियस होता है ना, और खास करके किसी के विशावन पे हो, किसी के बिस्तर पे हो, इट मींस लाइफ इज वेरी इजी। बट एक कहावत है ना, क्या, विद्यार्थी जीवन फूलों की सेज नहीं कांटों का ताज है, मींस स्टूडेंट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट ए क्राउन ऑफ थॉर्न्स, क्लियर है ना। ये दोनों इडियमेटिक यूज है यहाँ पे। ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है लग्जूरियस लाइफ, लग्जरी की बात की जा रही है, अर्थात यहाँ पे इजी लाइफ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और लग्जरी की भी बात कर सकते हैं। लेकिन इजी और लग्जरी में क्या डिफरेंस है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। क्यों, क्योंकि देखेंगे जब हम बात करते हैं इजी की, तो इजी का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, कट रहा है, जिंदगी कट रहा है। लेकिन अब बात करिए बेड पर रोजेस होने की, ये थोड़ा इजी में भी टॉपिंग्स लग गया है ना, इसलिए हम क्या किसका चुनाव करेंगे, ऑप्शन नंबर डी का, लग्जरी की बात की जाएगी। इसको ऐसे समझिए, किसी के पास घर नहीं है तो घर उसे मिल जाए तो उसका जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है, और एक के पास घर है रहने के लिए लेकिन उसमें वो मतलब डेकोरेशन पे डेकोरेशन करा रहा है, तो वो लग्जरी का पार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात, ये दोनों में डिफरेंस है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसका मतलब होता है आरामदायक स्थिति, यू आर इन लग्जूरियस पोजीशन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, कहता है अनएम्प्लॉयमेंट इज ए बर्निंग क्वेश्चन। हम देख रहे हैं हमारे देश में अभी जो स्थिति है, इसमें हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे अगर बात करने की आवश्यकता है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे कारण हैं, मेरे अगर हमारी राय लें आप, तो मैं तो मानता हूं कि स्टूडेंट के तरफ से भी बहुत कुछ कमी है, लेकिन क्या करें, हम जिस सिस्टम से बन के निकले हैं उसका तो खामियाजा हमें ही उठाना पड़ेगा, क्लियर है ना। अब देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना अभी एक बर्निंग टॉपिक है, बर्निंग क्वेश्चन है। बर्निंग क्वेश्चन मींस द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, मींस इट इज ए सीरियस मैटर, इट इज ए सीरियस इशू, ईच एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस इन पार्टिकुलर, मतलब हर कोई इस खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्व दिस इशू नेवर। जब आप किसी चीज के बारे में बात करें और वो बर्निंग है, ज्वलंत मुद्दा है, एक ज्वलंत प्रश्न है, मतलब ज्वलंत मतलब उसमें आग है, आग है मतलब अभी वो जल रहा है, मतलब अभी उसके पास बैठ सकते हैं हाथ सेकने के लिए, सर्दी का समय है, अर्थात एक ऐसा विषय जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, तो सॉल्व कैसे होगा, नहीं होगा। अगर माइनर है तो वो उसकी बात कैसे हो रही है, उसकी चर्चा कैसे हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि दैट इज वेरी सीरियस, क्लियर है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट भी हमारा है। कहता है ही इज अ बिग फिश इन पॉलिटिक्स। बहुत ही प्यारा है ये, ए बिग फिश। बिग फिश का मतलब यहां पे क्या होता है कि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इन्फ्लुएंशियल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अपने आप में बड़ा कद रखता है। इस सेंस में हम क्या करते हैं, ए बिग फिश का प्रयोग करते हैं। इतना जैसे ही मैंने बताया आपको, तो आप तो आसानी से पहुंच गए होंगे आंसर के पास। आंसर आपका क्या है, कहता है ए वीक पर्सन नेवर। बिग का मतलब वीक से नहीं होता है, वीक तो छोटा होगा, कमजोर है तो उसकी तो चर्चा भी नहीं होगी, उसकी तो गिनती भी नहीं की जाएगी, ठीक है ना, आंकड़ों में ही उसे गिना जाएगा, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है, जो सिंबलाइज कर रहा है इंपॉर्टेंट पर्सन, वन हु इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, उसके लिए हम क्या करते हैं, ए बिग फिश का प्रयोग करते हैं। पुअर मैन, नहीं जी, इनकी तो कोई गिनती नहीं होती है। न्यू कमर को कौन पूछता है, जो पहले से घाघ बैठे हैं उनकी बात होगी ना। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आपके प्रिपरेशन में ये वीडियो काफी मददगार साबित होगा। और बस इतना ही हो जाए, हमारे लिए यही सौभाग्य की बात होगी। ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए जितना जल्दी हो सके, और अपने आप को एक बेहतर मुकाम पे पहुंचाइए। और पढ़ाई कभी मत छोड़िएगा। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप किसी भी पोजीशन पे सेटल होने के बाद जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए अपने समाज में, जहां पे जिनको आवश्यकता है नॉलेज की, उन्हें प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम बेहतर एक समाज की संरचना कर सकें, एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकें। चलिए आज के सेशन में इतना ही। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।